हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर मैं गोल्डन हाउस हिडन लव का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पार्ट 6 की शुरुआत में हमें नानहाओ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके पास एक लेडी आती है और वो लेडी नानहाओ के पास आकर पूछने लगती है कि क्या आप ही लॉर्ड चू चैन है। तो नानहाओ उस लेडी से कहता है कि ये तो उस पर्सन का नेम है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ। तो वो लेडी वही इयररिंग्स का बॉक्स नानहाओ को देते हुए कहती है कि प्लीज आप मेरी हेल्प करिएगा। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि जिनशी और नानहाओ जियांग को छोड़ने के लिए उसके ऑफिस तक आते हैं। तो कार से उतरते ही नानहाओ जियांग के ऑफिस का नाम देखता है। तो ऑफिस का नाम होता है चूचन लाइव स्ट्रीम। ये नाम सुनते ही नानहाओ को चक्कर आने लगता है। तो जिंगशी पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो नानहाओ कहता है कि कुछ नहीं, थोड़ा सा हेडेक है। तो जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम किसी के बारे में सोच रहे हो। नानहाओ कहता है कि नहीं और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम एक एंकर हो। वो कहती है कि मैं एक एंकर हूँ लेट नाइट प्रोग्राम की, जहाँ पर रोमांटिक रिलेशनशिप पर बात करते हैं। जियांग नानहाओ से कहती है कि तुम्हें रोमांटिक रिलेशनशिप पर कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझसे बात कर लेना। जिनशी जलेस होते हुए कहती है कि जल्दी से अंदर जाओ, अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा। ये सुन के तो जियांग भागते हुए चली जाती है। इसके बाद नानहाओ जिंगशी को मैडम जी कह रहा होता है। तो जिंगशी कहती है कि मुझे मैडम बुलाना बंद कर दो और तुम सिर्फ मुझे जिंगशी कहकर बुलाओ। तो नानहाओ कहने लगता है कि ओके जिंगशी। तो जिंगशी कहने लगती है कि अब बताओ तुम्हें क्या बात करनी थी। नानहाओ कहता है कि ये बहुत रेयर होता है जब मैं बाहर आता हूँ और मुझे मेरे कैट के लिए कैट फूड भी लेना है। जिंगशी कहती है कि क्या कैट फूड। नानहाओ कहता है कि हाँ। फिर कैट फूड लेने आती है। तो जिंगशी कहती है कि क्या ये कैट फूड है। तो नानहाओ कहता है कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली और हेल्दी भी होता है। जिंगशी कहती है कि मुझे फिशिंग बोरिंग लगता है। जिंगशी नानहाओ से पूछती है कि तुम कितने सालों से इस एशियंट हाउस में रहने लगे हो। नानहाओ कहता है कि मुझे याद भी नहीं है, मैं शायद यहाँ पर 1000 ईयर से हूँ। जिंगशी कहती है कि ठीक है, पर क्या तुम इतने सालों तक यहाँ पर बोर नहीं हुए हो। नानहाओ कहता है कि ये बहुत मुश्किल तो है, पर ये एक माउंटेन जैसा होता है और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी भी दिन बे दिन कम होते जा रही थी, टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा था। जिंगशी पूछती है कि ये इनसफिशिएंट स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब क्या है। कहता है कि अनलाइक मॉडर्न पीपल जैसे और मुझे मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए एशियन चेरी ट्री की भी जरूरत पड़ती है। उसी ट्री की वजह से मैं अपनी लाइफ मेंटेन कर पा रहा हूँ। मैं एशियन ट्री की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जर्व कर लेता हूँ, जिस वजह से उस ट्री की एनर्जी भी खत्म हो गई थी और मैं अपने डेली लाइफ की एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहा था। उस वजह से मैं अपनी मेमोरी भी खो चुका हूँ। जिंगशी कहती है कि जब मैं उस घर में आई थी तब ट्री को देखकर ऐसा लग रहा था जल्दी से उसमें जान आएगी। नानहाओ कहता है कि मैंने भी देखा है कि वो ट्री ब्लूमिंग कर रहा है। इसके बाद मेरी एबिलिटीज और मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगी। तो जिंगशी कहने लगती है कि फिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ती है चार्ज करने के लिए। नानहाओ कहने लगता है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, शायद मैं तब बता पाऊँ जब मेरे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरीज वापस आए। तो जिंगशी कहने लगती है कि ठीक है ओके, पर फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे। जिंगशी कहती है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी और मेमोरीज को स्टोर करना बहुत मुश्किल है, तो फिर तुमने मिस चैन के उनके घर को रेनोवेट करने में मदद क्यों की। तो इतने में नानहाओ जिंगशी से माफी मांगने लगता है, जब मैंने इंटरप्टेड किया तुम्हें तुम्हारे डेकोरेशन के लिए, और तुम अभी सडनली ये सब कुछ क्यों सोच रहे हो। मैं तो ये बहुत पहले से ही सोच रहा था कि जब वो पर्सन जिसका मैं वेट कर रहा हूँ वो आएगा तो वो अपने घर को पहचान नहीं पाएगा, तो इसीलिए मैं वैसे ही रखना चाहता था। जिंगशी कहती है कि तुमने मुझे जो डिजाइन ड्राफ्ट दिखाए थे डायमंड के एशियन टाइम के डिजाइन ड्राफ्ट थे, क्यों सही कहा ना मैंने। तो नानहाओ भी हाँ कहने लगता है, जिसके बाद नानहाओ फिर से उसे सॉरी कहता है। तो जिंगशी भी उसकी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है और जिंगशी कहने लगती है कि अच्छा ये बताओ, नॉर्मल इंसान तो 100 सालों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते, तुम जिस इंसान का वेट कर रहे हो वो नॉर्मल इंसान है या फिर एशियंट मैन है। नानहाओ कहता है कि मुझे जितना याद है वो एक एशियंट इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, पर एक ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है तुम्हारे जैसे। जहाँ तक मुझे याद है वो इससे पहले भी आया था मुझसे मिलने के लिए। जिंगशी कहने लगती है कि क्या वो इससे पहले आया था तुमसे मिलने के लिए। तो नानहाओ बताता है कि ये बहुत समय पहले की बात है जब वो आया था, मुझे याद भी नहीं है, 70-80 साल हो चुके हैं। उसने मुझे कहा है कि मैं उसका वेट करना कंटिन्यू रखूं। तो जिंगशी कहने लगती है अगर वो एशियंट मैन भी नहीं है तो आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर है। नानहाओ शॉक होके कहने लगता है कि क्या मॉन्स्टर, और उसे कहने लगता है कि मुझे तो तुम मॉन्स्टर जैसे बिल्कुल नहीं लगती, और उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई, तुम भी तो उन्हीं में से एक हो जिसका मैं वेट कर रहा था। जिंगशी कहने लगती है कि ये तो 70-80 साल पुरानी बात है, मुझे कैसे याद रहेगा,
और कहने लगती है कि कैसा लगता होगा कि उस इंसान का वेट करना, और वो भी हजारों सालों से। इतने में ही नानहाओ देखता है कि उनका फिश जाल में फंस चुका है। जिनशी फिश को निकालने की कोशिश करती है पर उससे नहीं हो रहा था, तो नानहाओ उसकी हेल्प करता है। और इस मोमेंट पर जिनशी नानहाओ के लिए कुछ फील करती है। फाइनली उन्होंने कैट फूड पकड़ लिया था। नानहाओ फिश निकालकर एक बकेट में डाल देता है, बास्केट में। उसके बाद नानहाओ जिनशी से पूछने लगता है कि तुमने यहाँ पर घर क्यों लिया। तो जिनशी बताने लगते है कि मैं और जियांग जा रहे थे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है हमें। वो लोग एक ऑफर देखते हैं जहाँ पर घर उन्हें 55,000 युआन पर ही मिल रहा था। जिनशी इसका पिक ले लेती है जल्दी से। घर वापस आने के बाद जियांग जिनशी से कहती है कि तुमने अपना घर कितना मेसी कर रखा है। इसके बाद जिनशी को उसके लैंडलेडी का कॉल आता है और वो लैंडलेडी जिनशी पर गुस्सा कर रही होती है। लास्ट वीक मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज की थी और तुमने उसे भी मना कर दिया है। और ये सब कुछ जियांग मजे से सुन रही होती है। जिनशी कहती है कि मुझे कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, मैं सिंगल ही ठीक हूँ। लैंडलेडी कहती है कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा पास कोई भी नहीं होगा अपना। और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए और एक लड़का देखा है और वो तुम्हारे लिए सुटेबल रहेगा और वो तुमसे सिर्फ 2 साल ही बड़ा है। तो जिनशी कहती है कि 2 साल नहीं, मुझसे 5 साल बड़ा है वो। जियान तो मजे से उनकी बातें सुन रही होती है। तुम्हारा कुछ लॉस नहीं होगा अगर तुम जाकर डिनर कर लो उसके साथ, ये कहकर लैंडलेडी कॉल कट कर देती है। जियांग तो जिनशी की सिचुएशन पर बस हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में जिनशी उस डेट के लिए आती है पर वहाँ पर उसकी मदर होती है। उस लड़के की मदर जिनशी से पूछती है कि तुम क्या करती हो। जिनशी कहती है कि मैं एक वेडिंग ड्रेस डिजाइनर हूँ। उस लड़के की माँ कहती है कि एक टेलर हो तुम। जिनशी इस जवाब से चिढ़ जाती है। लड़के की माँ कहती है कि तुम ज्यादा कमाती भी नहीं होगी। जिनशी कहती है कि मैं बस 1000 युआन कमाती हूँ हर महीने और ईयरली मेरा इंक्रीमेंट भी हो जाता है। वो औरत कहती है कि तुम अपने सारे पैसे अपने कपड़ों पर ही उड़ाती होगी। जिनशी अब चिढ़ के उस औरत को कुछ बोलने ही वाली होती है। उसका बेटा वहाँ से पीछे से आ जाता है। जिनशी से कहता है कि सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। उस लड़के को देखकर तो जिनशी का मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता है कि वो लड़का उसका एक्स होता है। खुद को ही ब्लेम करती है कि मैंने सारे डिटेल्स पहले क्यों चेक नहीं किए इसके। ये बंदा तो उसकी माँ से भी ज्यादा गया गुजरा था। ये और भी ज्यादा जिनशी को बुली कर रहा होता है। जिनसी से कहता है कि तुम इतना कमाते हो फिर भी तुम्हारा खुद का घर नहीं होगा ना। जी कहती है कि खुद का घर क्यों लूं जब मैं रेंट पर रह सकती हूँ, और कहती है कि मेरी करंट सिचुएशन अच्छी है। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम अर्बन एरिया में घर अफोर्ड कर सकती हो और तुम रेंट हाउस में रहती हो, क्या तुम उसे खुद का घर कह सकती हो। तुम खुद का घर नहीं ले सकती हो तो तुम्हें मेरे सामने बैठने की भी औकात नहीं है। जिनशी का पेशेंस लेवल बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। वो उठकर जाने लगती है। फिर वापस आकर वेटर से कहने लगती है कि टेबल नंबर 402 पर सारे एक्सपेंसिव वाइन की एक एक बोतल वहाँ पर खोल कर रख देना। फिर कहता है कि क्या सारे बॉटल्स। जिनशी कहती है कि हाँ सारे ओपन करके रख देना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिनशी जब वापस घर आती है तो उसे उसकी लैंडलेडी की कॉल आती है और वो जिनशी पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है और तुमने क्या किया है। तुमने सारे ये एक्सपेंसिव बॉटल्स वाइन के उनके पास ओपन करके रखवा दिए हैं और अब दोनों साइड वाले मुझे सुना रहे हैं तुम्हारी वजह से बातें। इस मंथ से तुम्हारा रेंट 3500 युआन होगा। जिनशी कहती है कि ये तो 3000 युआन है ना। लैंडलेडी कहती है कि इस मंथ से सारे रेंट बढ़ चुके हैं, तुम आजू बाजू चेक करो। ये कहकर कॉल कट कर देती है। इस वजह से जिनशी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वही वो ऑफर वाला न्यूज देखती है और फिर उसे उस लड़के की भी बातें याद आती है। अब प्रेजेंट में यही सारी बातें नानहाओ से वो बताने लगती है। तो नानहाओ कहने लगता है कि फिर तुमने घर अपने होम टाउन में क्यों नहीं खरीद लिया। तो जिनशी कहती है कि मेरे करियर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और मेरी ग्रैंडमा भी यहाँ पर मूव नहीं होना चाहती थी। कहती है कि मुझे लगता है कि मैं सिंगल ही रहूंगी और मेरे बच्चे भी नहीं होंगे। नानहाओ कहने लगता है कि तुम सिंगल नहीं रहोगी, आई एम श्योर कि कोई ना कोई होगा तुम्हें पसंद करने वाला। ये सुनकर जिनशी उसे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिनशी और नानहाओ घर वापस आ रहे होते हैं। फिर जिनशी देखती है कि उसके घर के सामने कुछ गुंडे खड़े हुए हैं। जिनशी नानहाओ से कहती है कि तुम यहीं पर वेट करना। हम देखते हैं कि ये वही औरत है जो नानहाओ पर जादू टोना करने के लिए आई थी। जिनशी उनके सामने स्ट्रॉन्ग बनकर आने की कोशिश करती है। नानहाओ इनविजिबल हो जाता है। जिनशी उनसे कहती है कि तुम लोग कौन हो। वो बंदा जिनशी की तरफ आते हुए कहता है कि क्या तुम जिनशी हो। जिनशी कहती है कि हाँ मैं जिनशी ही हूँ। वो बंदा कहता है कि मेरी माँ ने बताया तुमने उनके काम के पैसे नहीं दिए उन्हें। जिनशी कहती है कि पैसे, तुम्हारी माँ तो बीच में से ही डर कर भाग गई थी, रिचुअल के बीच में से ही, और कहती है कि तुम्हारी माँ बस एक फ्रॉड है। आदमी कहता है कि हमारे 20,000 युआन दे दो, हम चले जाएंगे। जिनशी कहती है कि पागल हो गए हो क्या, 20,000 युआन कहाँ के। इनको भी ये सारी आवाजें आ रही होती है। आकर देखने लगता है यहाँ पर क्या चल रहा है। वो आदमी जिनशी का फोन भी तोड़ देता है और वो बंदे जिनशी को मारने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। उतने में ही नानहाओ उसके अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है।
इसके बाद जिनशी एक एक करके सबको ही मारकर गिराने लगती है। डिंग भी ऊपर से देख रहा होता है। जिनशी का मार खाकर वो डर के मारे यहाँ से भाग जाते हैं चारों के चारों। के चले जाने के बाद नानहो भी उसके अंदर से बाहर आ जाता है और यहाँ पर जिनशी की खुशी संभलते संभल नहीं रही थी और नानहो से कहती है कि क्या तुमने देखा मैंने उन्हें कैसे मार फेंका। ऊपर से डिंग ये सब कुछ देख रहा होता है और सोचता है कि ये नीचे क्या कर रही है ऐसे पागलों की तरह। जिनशी देखती है कि उसका पूरा फोन खराब हो गया है। डिंग नीचे आकर देखने लगता है कि जिनशी ऐसा क्यों कर रही है और फिर वो देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, दरवाजा अपने आप ही कैसे खुल सकता है। फिर डिंग को याद आता है कि पहली बार जिनशी ने जब बताया था कि इसके घर में भूत है, वो सारे इंसिडेंट उसे याद आने लगते हैं। यही सब सोचकर डिंग उन चारों आदमियों के पीछे चला जाता है। वो लोग मार खाकर इतने डर गए होते हैं, वो डिंग को भी कहते हैं कि हमारे पास मत आना। तो डिंग उन्हें अपनी आइडेंटिटी दिखाकर बताने लगता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और दूसरी तरफ नानहो उन्हीं इयररिंग्स को देख रहा होता है। जिनशी नानहो से कहती है कि मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। फिर जिनशी को वो सारे इंसिडेंट याद आते हैं कि नानहो टेलीपोर्ट होकर आ सकता है दीवार के आर पार। नानहो से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। नानहो कहता है कि कुछ नहीं, क्या हुआ है। तो जिनशी कहती है कि कुछ नहीं, फिर अपना डोर लॉक कर लेती है और फिर वॉशरूम में आकर नहाने लग जाती है। नहाने से पहले फिर वो नानहो को आवाज देती है। तो नानहो कहता है कि मैं डिनर बनाने के लिए जा रहा हूँ। तो जिनशी कहने लगती है कि क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, पर तुम मुझसे बात क्यों करना चाहती हो। जिनशी कहती है कि मैं बस बोर हो रही हूँ इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। नानहो कहता है कि तुम बोर हो रही हो तो मैं तुम्हारे लिए गाना गा सकता हूँ। नानहो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। जिनशी यहाँ पर बात लेते हुए सोच रही होती है कि वो कितना अच्छा गाना गा रहा है और सोचती है कि इतने दिनों में ये सब कुछ जो हो रहा है वो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरी लाइफ एक मूवी जैसे बन गई हो और वो भी मेरे और नानहो की मूवी। वो रोज को साइड में रखकर नानहो का म्यूजिक एंजॉय करते हुए ड्रीम देख रही होती है, जहाँ पर वो मस्त बात लेते हुए नट्स खा रही होती है। नानहो उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और उतने में ही उसके दांतों में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो नानहो जिनशी को इस तरह देखकर वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिनशी कहती है कि मेरे दांतों में पेन हो रहा है। नानहो देखकर बताता है कि ये तो विजडम टूथ है इसलिए तुम्हें पेन हो रहा है और फिर तुम नट्स क्यों खा रही हो। नानहो जिनशी को इस तरह से देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है और फिर वो धीरे से जिनशी के करीब जाने लगता है और जिनशी भी धीरे धीरे उसके ही करीब आने लगती है और यहीं पर ये दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जल्द से जल्द ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।